हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास का यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बाकायदा मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आए कि सर आपके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और इन्हें कंटिन्यू रखिए, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। तो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी और जो वीडियो का एग्ज़ाम है 21 सितंबर को, उससे पहले पहले मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को समाप्त कर पाऊँ। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है उत्तराखंड के आदि निवासी। उत्तराखंड के आदि निवासी पढ़ने के बाद फिर हम जिस टॉपिक को जानेंगे उसका नाम है उत्तराखंड क्षेत्र की जानकारी के अभिलेखीय स्रोत। फिर हम हिमालय का नागवंश पढ़ेंगे और उसके बाद हम सिंहपुर का यादव राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ और फिर चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल माइक सही चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ये टाइप किए हुए भी नोट्स हैं, अगर किसी को आवश्यकता है तो वह ले सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे तो भाई आनंद आता है जो मेरे हैंडमेड यानी हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं वहीं पढ़ाने में। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है उत्तराखंड के आदि निवासी। ठीक है, ये शुरू करते हैं उत्तराखंड के आदि निवासी। अगर हम उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है बच्चों कोल जाति। ठीक है, कोल जाति को ही अधिकांशतः बुद्धिजीवियों ने माना है कि यह उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति थी। ठीक है, उत्तराखंड में निवासित प्रथम जाति कौन थी? कोल जाति। ठीक है, डॉक्टर डबराल ने इन्हें मूल जाति माना है। मूल जाति बोले तो ये उत्तराखंड की मूल जाति है, ऐसा डॉक्टर डबराल ने कहा है। साहित्यिक ग्रंथों में जो कोलों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, साहित्यिक ग्रंथों में कोल जाति का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह मुंड व सबर नाम से देखने को मिलता है। कोल जाति के लोग कृषि व्यवसायी लोग थे और प्रकृति के पुजारी के थे। ठीक है, पश्चिमी नेपाल का एक प्रमुख गणतंत्र था जिसका नाम था कोलीय गणतंत्र, और यह कोलीय गणतंत्र बच्चों कोल जाति के लोगों से ही संबंधित था। यानी इस गणतंत्र को चलाने वाले, इसके जो राजा वगैरह जो होते थे वो कोल जाति के लोग ही होते थे। और भगवान बुद्ध की माँ महामाया, आपने यदि प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा, भगवान बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, वह इसी कोलीय गणतंत्र से संबंधित थी। ठीक है, तो ये कोल जाति से संबंधित फैक्ट हो गए, आप इन्हें अवश्य याद रखना। उत्तराखंड पीएससी ने यानी यूके पीएससी ने ये प्रश्न पूछा है कि उत्तराखंड में निवासित प्रथम जाति कौन सी थी, तो कोल जाति थी। ठीक है, तो कोल जाति उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति थी, सबसे पहली जाति थी, और डॉक्टर डबराल ने इन्हें उत्तराखंड की मूल जाति माना है। साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड व शबर नाम से मिलता है। कृषि व्यवसायी ये लोग थे, प्रकृति के पुजारी थे, और इन्हीं से संबंधित था कोलीय गणतंत्र जो कि पश्चिमी नेपाल का प्रमुख गणतंत्र था। भगवान बुद्ध की माँ महामाया इसी कोलीय गणतंत्र से थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किरात जाति के बारे में जानते हैं। किरात, ठीक है, कोल जाति के बाद उत्तराखंड में किरात जाति का निवास रहा है, परंतु जॉर्ज गियर्सन ने किरातों को उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति माना है। जॉर्ज गियर्सन ने यह कहा है कि भाई उत्तराखंड की जो सबसे पहली जाति थी वो किरात जाति थी। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधिकांश बुद्धिजीवियों ने कहा है कि जो कोल हैं वह प्राचीनतम जाति थी, ना कि किरात, लेकिन जॉर्ज गियर्सन मानते हैं कि किरात उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति थी। और यह प्रश्न भी बन चुका है बच्चों, प्रश्न ये आया हुआ है कि जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी थी, तो आंसर है किरात। ठीक है, यह प्रश्न शायद 2016 या 17 में यूके पीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे। यदि आ जाए कि उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी थी तो कोल, और यदि आ जाए जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी थी तो किरात। वैसे ये दूसरे नंबर की जाति थी। ठीक है, स्कंद पुराण में इस जाति को क्या कहा गया है? भिल कहा गया है। किसे कहा गया है? भिल, किरात जाति को कहा गया है। किरात जाति का जो मुख्य खाद्य वस्तु था और
मुख्य रूप से इस जाति के जो लोग थे वो घुमक्कड़ थे, आखेटक थे और पशुचारक थे। तो घुमक्कड़, आखेटक व पशुचारक ये जाति थी। महाभारत के वन पर्व, भीष्म पर्व, मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किरातों का साक्ष्य मिलता है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे बच्चों। आइए पहुंचते हैं खस जाति के पास में। खस, इन्हें आर्यों का वंशज माना जाता है, आर्यों का वंशज माना जाता है और गुप्तकालीन ये जाति है। कौन सी जाति? खस जाति। ठीक है, खस जाति। खस जाति को गुप्तकालीन जाति माना जाता है, आर्यों का वंशज माना जाता है। आइए ये फैक्ट देख लेते हैं राजशेखर जी से संबंधित। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में कार्तिकपुर के शासक खसपति का उल्लेख मिलता है। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर के शासक खसपति का उल्लेख मिलता है, यानी ये भी कहीं ना कहीं खस जाति से ही संबंधित थे, यही ये फैक्ट कहना चाहता है। ठीक है, यानी कार्तिकेयपुर में भी कहीं ना कहीं खसों का प्रभुत्व रहा है। बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों में अशोकचल नामक राजा के क्षेत्र को खस देश कहा गया है। तो अशोकचल जो नेपाल के थे, उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर एक बार आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और जब इन्होंने आक्रमण किया तो कुछ समय तक गढ़वाल और कुमाऊं इनके कब्जे में रहे, अशोकचल के। और क्रांचल देव एक थे, ये दोनों नेपाल के शासक थे और इनके कब्जे में गढ़वाल और कुमाऊं रहा था। उसी समय बंगाल के पाल शासकों ने अपने अभिलेखों में अशोकचल नामक राजा के क्षेत्र को खस देश कहा है। खस देश इसीलिए कहा गया होगा क्योंकि यहाँ खसों का प्रभुत्व रहा होगा और इस स्थान को यानी गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र को उस समय खस देश कहा जाता होगा। ठीक है, व्रत संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। ठीक है, खसों को क्या कहा गया है? तंगा कहा गया है। आइए अब जान लेते हैं खसों में क्या क्या सामाजिक प्रथाएं थी। तो नंबर 1, घर जमाई की यहाँ प्रथा थी, यानी लड़की के घर ही लड़के को रहना होता था। ज्येष्ठ पुत्र को जब उत्तराधिकारी बनाया जाता था तो उसे जेठो कहा जाता था। ठीक है, विधवाओं का यदि पराये मर्दों से संबंध हो जाता था तो उस समय की स्थिति को टेकवा कहा जाता था। ठीक है, घर की बड़ी पुत्रियों को मंदिर में समर्पित करना होता था, ये एक प्रथा थी और इस प्रथा को देवदासी प्रथा कहा जाता था और एक बहुत ही कुप्रथा थी। और ये जो प्रथा है अपने गढ़वाल और कुमाऊं में ये चंदों के समय तक और परमारों के समय तक चलती हुई आई है। घर की बड़ी बेटी को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता था जो कि एक कुप्रथा थी। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं, जान लेते हैं शक जाति के बारे में। पश्चिमी एशिया से आई हुई अश्वपालक जाति थी शक जाति। अश्वपालक का मतलब ये घोड़ों को पालते थे और ये थी शक जाति। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार खस व शक समान जातियाँ थी। खस ही अपभ्रंश होकर यानी खस का नाम ही बिगड़कर क्या हो गया? शक हो गया। ऐसा कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार खस व शक समान जाति हैं, कोई अलग अलग जाति नहीं है। उत्तराखंड से प्राप्त इनके आराध्य देव सूर्य के मंदिरों से इस जाति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बच्चों जो शक जाति थी इनके जो आराध्य देव थे वो सूर्य देव थे, इनके जो इष्ट देव थे वो सूर्य देव थे। और अपने उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य छोटे बड़े यदि सभी देखें तो बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं। ठीक है, और सूर्य देव के मंदिरों का होना ही ये साक्ष्य है कि यहाँ पर शक जाति का प्रभुत्व रहा होगा, यानी यहाँ शक जाति रही होगी। शक जाति ने यहाँ पर क्या किया होगा? शासन किया होगा। तो बच्चों ये उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति थी। आइए अब जान लेते हैं उत्तराखंड क्षेत्र की जानकारी के अभिलेखीय स्रोत। ठीक है, बहुत सारे अभिलेख उत्तराखंड से मिलते हैं, तो हम देखते हुए चलेंगे कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है और उत्तराखंड की उस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख कहाँ पर है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है रुद्र शिव के मंदिर परिसर में और रुद्र शिव का मंदिर है बच्चों चमोली में। ठीक है, चमोली में। और गोपेश्वर त्रिशूल जो ये लेख है ये मुख्य रूप से 2 अभिलेख हैं। ठीक है,
एक अभिलेख में गणपतिनाथ का उल्लेख मिलता है और दूसरे अभिलेख में अशोक चल का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। एक अभिलेख में गणपतिनाथ का वर्णन मिलता है और दूसरे अभिलेख में अशोक चल का वर्णन मिलता है। और पहले अभिलेख की यदि बात करें तो स्कंदनाग, विभुनाग तथा अंशुनाग नामक नागवंशीय शासकों का भी इस गोपेश्वर त्रिशूल से क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, या गोपेश्वर त्रिशूल से इनके साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ देख लेते हैं। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ तो मैंने भी देखा हुआ है जब मैं उत्तरकाशी गया था, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर के सामने, विश्वनाथ जो मंदिर है वह उत्तरकाशी में स्थित है बच्चों। तो विश्वनाथ मंदिर के सामने ही स्थित है बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, और बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में, ठीक है। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ 21 फीट ऊंचा प्राचीन त्रिशूल अभिलेख है, ठीक है, जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है और संक लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है और संक लिपि में लिखा हुआ है। हमारी लिपि कौन सी है, ये जो लिपि है सारी की सारी जो मैंने लिखी हुई है अपने नोट्स में, ये देवनागरी लिपि है। लेकिन जो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख है वह संक लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। और कौन सी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। हिंदी का भी मैं चैप्टर लाऊंगा, मतलब जब हिंदी पढ़ाऊंगा उसमें एक चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास, उसमें मैं आपको लिपि के बारे में अवगत कराऊंगा, तो वहाँ आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इस त्रिशूल में 3 श्लोक उत्कीर्ण हैं। तो भाई यहाँ पर इस त्रिशूल लेख में जो कि बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ है, यानी ये त्रिशूल लेख है, इसमें 3 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक के बारे में जानते हैं। तो प्रथम श्लोक में हमें क्या उल्लेखित मिलता है, क्या जानकारी मिलते हैं, आइए देख लेते हैं। गणेश्वर नरेश द्वारा शिव मंदिर निर्माण का प्रथम श्लोक में उल्लेख मिलता है। द्वितीय श्लोक में गणेश्वर के पुत्र श्री गुहू का उल्लेख मिलता है और तृतीय श्लोक में राजा गुहू की शत्रुओं पर विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें अशोक चल द्वारा 1193 ईस्वी में केदार भूमि जीतने का भी उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है बच्चों, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख में। तो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख से संबंधित ये सभी फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं कालसी शिलालेख को देखते हैं, जानते हैं कालसी शिलालेख के बारे में। कहाँ स्थित है, टोंस व यमुना नदी के संगम पर, ठीक है। टोंस व यमुना नदी के संगम पर, और कौन से जिले में है, तो ये भी आप लिख लीजिए, देहरादून जिले में है ये, ठीक है, देहरादून जिले में, ठीक है। कालसी अभिलेख किसका अभिलेख है, तो अशोक का अभिलेख है। तो अशोक द्वारा 257 ईसा पूर्व में कालसी नामक स्थान पर ये जो शिलालेख है, कालसी शिलालेख, ये लगवाया गया था या स्थापित कराया गया था। खोज किसने की, कालसी अभिलेख की खोज की थी 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने, ठीक है। खोजकर्ता जो है जॉन फॉरेस्ट हैं कालसी अभिलेख शिलालेख के, ठीक है। और 1860 में खोज हुई थी। प्राकृत भाषा का क्या है, ये एक शिलालेख है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है। भाषा कौन सी देखने को मिलती है कालसी शिलालेख की, तो प्राकृत, और लिपि कौन सी देखने को मिलती है, ब्राह्मी, ठीक है। इस क्षेत्र को, यानी जिस क्षेत्र में यह लगा है कालसी देहरादून के क्षेत्र को, यानी कह सकते हैं कि अपने उत्तराखंड क्षेत्र को इस शिलालेख में अपरांत कहा गया है। और क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया है, पुलिंद, ठीक है। तो पुलिंद कहा गया है क्षेत्र के लोगों को, और अपरांत कहा गया है अपने क्षेत्र को, यानी ये जो देहरादून और जो अपना पर्वतीय क्षेत्र है, इसे सभी सारे क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, ठीक है। इसी शिलालेख में सम्राट अशोक द्वारा कुछ घोषणा की हुई है, कुछ अपील की हुई है। क्या घोषणा, क्या अपील है, ये देख लीजिए। मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। ये बात, ये जानकारी कालसी शिलालेख से प्राप्त होती है। हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाई जाए, ये अपील की थी सम्राट अशोक ने इस शिलालेख के माध्यम से, ठीक है। तो कालसी शिलालेख से संबंधित आपने फैक्ट्स देख लिए। अब चलते हैं और देखते हैं राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित प्रशस्ति यानी अभिलेख,
ठीक है। लाक्षेश्वर शिव मंदिर लाखामंडल देहरादून से राजकुमारी ईश्वरा का ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है बच्चों, ये 5वीं सदी का अभिलेख है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था, ये जानकारी मिलती है राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से। हालांकि हम अभी से डिटेल से देखेंगे जब हम सिंहपुर का यादव राजवंश देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो राजकुमारी थी ना ईश्वरा, ये संभवतः यादव राजकुमारी थी, ठीक है। ये संभवतः यादव राजकुमारी थी, क्योंकि इसके अभिलेख से हमें यादव वंश जो उपत्यका में यादव रहते थे या सिंहपुर में जो यादव रहते थे, उन्हीं का हमें वर्णन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं अब बागेश्वर शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। बागेश्वर शिलालेख, बागेश्वर के शिव मंदिर से ये बागेश्वर शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें 8 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं और ये जो शिलालेख है ये कत्यूरी राजा भूदेव का लेख है बच्चों। यानी ये जो शिलालेख लिखवाया था ये कत्यूरी राजा भूदेव ने लिखवाया था और शिलालेख के अनुसार प्रथम कत्यूरी शासक बसंत देव थे, ठीक है। ये जो कत्यूरी शासक थे बसंत देव, प्रथम जो शासक थे, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये हमें बागेश्वर शिलालेख से ही पता चलता है, यानी इसका जो वर्णन हमें प्राप्त हुआ है ये बागेश्वर शिलालेख से ही प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। यह ताम्रपत्र है। शिलालेख उसे कहते हैं बच्चों जब एक बड़े पत्थर पर कुछ लेख लिख दिया जाता है, और ताम्रपत्र उसे कहते हैं जब तांबे के एक बड़े पात्र पर, ठीक है, एक बड़े चकोर पात्र पर या त्रिभुजाकार पात्र पर कोई चीज लिख दी या उकेरी जाती है तो उसे ताम्रपत्र कहते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र देख लेते हैं। पांडुकेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। और पांडुकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बद्रीनाथ के निकट स्थित है, ठीक है। और पांडुकेश्वर जो मंदिर है यहाँ से 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कितने? 4 ताम्रपत्र। और इन्हीं 4 ताम्रपत्रों को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहा जाता है। ताम्रलेखों का उल्लेख ललित सुरदेव ने करवाया था। उल्लेखन मतलब ये जो लेखन करवाया था ये ललित सुरदेव ने करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकेयपुर उल्लेखित है कौन से ताम्रपत्र में? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। सबसे पहले कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकेयपुर मतलब कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकेयपुर है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये पता चलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से, ठीक है। और ये जो 4 ताम्रपत्र हैं इन्हीं में से एक ताम्रपत्र में लेखक गंगाभद्र का भी नाम आता है, ठीक है। यानी ये जो 4 ताम्रपत्र हैं इन ताम्रपत्र में से कोई एक, या ये सभी के सभी 4 लेखक गंगाभद्र ने लिखे हुए थे, ऐसा समझा जा सकता है या ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं धारसील शिलालेख जो कि ऊखीमठ में स्थित है। पंवार शासक अनंत पाल का ये अभिलेख है और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्राचीन ये अभिलेख है। कौन सा? धारसील अभिलेख। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऊखीमठ में स्थित है। पंवार शासक अनंत पाल का ये अभिलेख है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्र देख लेते हैं। बहुत सारे ताम्रपत्र मिले हैं कत्यूरी राजाओं से संबंधित, लेकिन कहाँ से? तो इनके जो अधिकांश ताम्रपत्र मिले हैं कत्यूरी राजाओं के, वह चंपावत तथा बैजनाथ से मिले हैं। इन लेखों में राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किनकी राजनीति का उल्लेख मिलता है? राजनीतिक व्यवस्था का। तो कत्यूरी राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख हमें जो प्राप्त होता है वो कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्रों से प्राप्त होता है, जो कि अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंपावत तथा बैजनाथ से। अब हम हिमालय का नागवंश देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय का नागवंश। ये जो हिमालय का नागवंश है तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो नाग हैं, जो नाग राजा थे, अब नाग राजा का मतलब ये नहीं है कि सांप थे में, उनकी जाति का नाम नाग था, थे वे मनुष्य ही, ठीक है। जाति का नाम नाग था, जैसे जाति पंवार हो गई, चंद हो गई, इसी प्रकार एक जाति थी नाग जाति, ठीक है। तो नाग राजाओं का जो हमें वर्णन मिलता है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से प्राप्त होता है।
सबसे पहले हम गोपेश्वर त्रिशूल लेख में उल्लेखित नाग राजाओं के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें 4 राजाओं के नाम मिले हैं। ठीक है, 4 नाग राजाओं के नाम मिले हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। ठीक है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में उल्लेखित नाग राजा कितने हैं? 4 हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। वहीं बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में उल्लेखित नाग राजा कितने हैं? तो 2 हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख पहले ये बताओ कहाँ है? तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में उल्लेखित नाग राजा के नाम है 2, गणेश्वर और गुहू। और ये जो गुहू है ये गणेश्वर का ही पुत्र है, गणेश्वर नामक राजा का ही ये गुहू पुत्र है। ठीक है, तो भाई गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम मिले हैं और वहीं बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में उल्लेखित हैं कितने राजाओं के नाम? तो 2 राजाओं के नाम। ठीक है, जागरों के अनुसार छिपला केदार हमारे उत्तराखंड में एक देव हैं, देवता हैं। ये कोडिया नाग के पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है जागरों में ये बात आती है कि जो छिपला केदार हैं वह कोडिया नाग के पुत्र थे। तो कोडिया नाग नाम आया, यहाँ से भी हमें नाग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं बहुत सारे मंदिर भी हैं नागों से संबंधित, जो कि पिथौरागढ़ में तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे बैरी नाग जो मंदिर है वो पिथौरागढ़ में है और बागेश्वर में भी सप्त नागों के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इन नाग मंदिरों का संबंध किससे है? तो नागों से है। अब जब नागों से है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में नागवंश रहा है। ठीक है, क्या रहा है? नागवंश रहते थे, नागवंश से संबंधित राजा या लोग रहते थे। ठीक है, साथ ही आज भी नाग राजा का मेला भरता है प्राचीनतम काल से ही। तो ये भी यही दर्शाता था कि नागवंश हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नाग राजा का मेला कहाँ भरता है। तो पहले तो ये बैसाखी के दिन भरता है। ठीक है, कौन से दिन? बैसाखी के दिन भरता है। और पौड़ी की ब्लैंसियों व कड़वालशियों पट्टियों के बीच डांडा नाग राजा में ये नाग राजा का मेला लगता है। पौड़ी की ब्लैंसियों व कड़वालशियों पट्टियों के बीच डांडा नाग राजा में ये मेला लगता है जिसका नाम है नाग राजा का मेला। ठीक है, और इस मेले में प्रसाद के रूप में गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। ठीक है, गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मंगसीर का मेला जो कि टिहरी में भरता है। आइए जान लेते हैं, मंगसीर का मेला भी नागों से ही संबंधित है। ठीक है, टिहरी की रमोली पट्टी में सेम का डांडा में नागतीर्थ मंदिर में ये मंगसीर का मेला भरता है। कब भरता है? हर तीसरे वर्ष यह मेला लगता है। सेम नागराज की जात इसमें दी जाती है। ठीक है, और इस सेम नागराज की जात को कृष्ण जात भी कहते हैं। ठीक है, इसमें चांदी के नागों का जोड़ा जल में चढ़ाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जानकारी नागवंश से संबंधित है, क्योंकि नागवंश के जो लोग थे बच्चों वो नाग देवता को ही मानते थे। ठीक है, नाग को ही मानते थे, नाग को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और नागवंश से संबंधित जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं सहपुर या सिंहपुर का यादव राजवंश, और इसका हमें पता कहाँ से चलता है, इसका वर्णन हमें कहाँ से मिला है सहपुर या सिंहपुर का यादव राजवंश का? तो इसका हमें पता चलता है राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से या राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति से। ठीक है, सबसे पहले वह स्थान देख लेते हैं जहां राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, यानी लाखामंडल। ठीक है, लाखामंडल कहाँ है? तो देहरादून जिले में है। कौन सी नदियों के किनारे है? तो मोरगाड़ नदी व यमुना के संगम पर है ये। ठीक है, मोरगाड़ नदी याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है। लेकिन लाखामंडल कौन सी नदी के संगम पर है? तो मोरगाड़ नदी व यमुना नदी के संगम पर है। यमुना को तो आप जानते हैं, लेकिन मोरगाड़ अनसुना सा नाम लगता है, तो याद रखिएगा, देहरादून जिले में। ठीक है, मूर्तियों का भंडार कहा जाता है लाखामंडल को, क्योंकि असंख्य मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। जनश्रुतियों के अनुसार लाक्षागृह ही लाखामंडल है। लाक्षागृह वही लाक्षागृह था जहाँ 5 पांडवों और माता कुंती को दुर्योधन के द्वारा जलाने की
ठीक है, साजिश रची गई थी, तो उसे लाक्षागृह कहते थे। अब जनश्रुतियाँ ऐसी है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जो लाक्षागृह था महाभारत कालीन, वह आज का लाखा मंडल ही है। ठीक है, यहाँ से 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख या राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति। लाखा मंडल से 5 अभिलेख प्राप्त हुए थे, याद रखना। ठीक है, आइए अब राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति या राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख देख लेते हैं। ये जो बच्चों अभिलेख है ये 14 पंक्तियों, ठीक है, पेन में क्या हो गया भाई, ठीक है, 14 पंक्तियों का अभिलेख है। ठीक है, 14 पंक्तियों का अभिलेख है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। 12 यादव राजाओं तथा ईश्वरा के पति का इसमें वर्णन मिलता है। अब देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि राजकुमारी ईश्वरा कहीं ना कहीं एक यादव राजकुमारी होगी, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं 100% एक यादव राजकुमारी ही होगी। सिंहपुर के यादव राजवंशों की ही राजवंश से संबंधित ही कोई राजकुमारी होगी, राजकुमारी ईश्वरा, क्योंकि इसमें इसने 12 यादव राजाओं तथा ईश्वरा यानी अपने पति का वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रशस्ति के अनुसार या इस अभिलेख के अनुसार सिंहपुर या सिंहपुर पर कलयुग के प्रारंभ से ही यदुवंश का शासन चला आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 12 राजा हैं। ठीक है, ये 12 राजा हैं जो इस राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है और ये उनकी उपाधि हैं। जैसे श्री सेन वर्मन की उपाधि थी राजश्री, श्री आर्यवर्मन की उपाधि थी नरपति, श्री देववर्मन की उपाधि थी नरपति, श्री प्रदीप्त वर्मन की उपाधि थी भूपाल, श्री ईश्वर वर्मन की उपाधि थी भूपति। तो इसी प्रकार इन सभी की उपाधि दी गई है। इसमें राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में ये वर्णित है, राजाओं की उपाधि दी गई है इनकी जानकारी के साथ साथ। ठीक है, तो इन उपाधियों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा कि यादव, क्योंकि ये वंश भी इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने आयोग की बात करें, UKSSC या UKPSC, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बने हैं कभी भी। लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है तो आप इनकी जो उपाधि है वो पढ़ सकते हैं। ये जो इधर जो 3 राजा हैं इनकी एक से ज़्यादा उपाधि है। जैसे श्री अचल वर्मन की राजश्री एक उपाधि है और घंगल एक उपाधि है। श्री दिवाकर वर्मन की नरपतीस एक उपाधि है और महाघंगल भमट इनकी एक उपाधि है। श्री भास्कर वर्मन की नरपति पाल और रिपु घंगल उपाधि है। ठीक है, तो बच्चों ये राजकुमारी ईश्वरा की जो प्रशस्ति थी, जो कहाँ से प्राप्त हुई थी, लाखा मंडल से, उससे संबंधित है। एक प्रशस्ति और प्राप्त हुई थी लाखा मंडल से, जिसका नाम था छागलेश प्रशस्ति, छागलेश प्रशस्ति। और डॉक्टर एक छाबड़ा हैं, तो इन्होंने, डॉक्टर छाबड़ा ने इसे 5वीं सदी का माना है, छागलेश प्रशस्ति को। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी महत्वपूर्ण है इस वंश की, यदि मैं बात करूँ सिंहपुर वंश की, तो राजकुमार ईश्वरा की प्रशस्ति। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बता दिए। 14 पंक्तियों का अभिलेख, 12 राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति के अनुसार जो भी कलयुग के आरंभ से यदुवंश का शासन चला आ रहा है सिंहपुर में, ये बात कही गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे अगले जो टॉपिक होंगे मैं आपको बता देता हूँ। कुणिंद राज्य अब चलेगा, सिंहपुर के बाद में कुणिंद राज्य चलेगा। यदि आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैंने भी प्राचीन उत्तराखंड काफ़ी समय पहले पढ़ा था। मध्यकालीन उत्तराखंड हो गया, आधुनिक उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड के जितने अन्य टॉपिक है, चाहे वो व्यक्तित्व से संबंधित हो, भूगोल से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, या फिर उत्तराखंड करंट अफेयर ही क्यों ना हो, उनकी मेरे मतलब अच्छी खासी कमांड बनी हुई है। लेकिन प्राचीन उत्तराखंड में भी आपके साथ साथ 2-3 साल बाद ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।